अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है रैंक के ऊपर कि रैंक होती क्या है। रैंक बेसिकली किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम काउंट करते हैं और जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो रैंक कहलाती है। सबसे पहले क्या है कि विद द हेल्प ऑफ वेक्टर स्पेस कॉन्सेप्ट के मदद से या उसकी हेल्प के साथ फॉर ए मैट्रिक्स several interesting and useful relationships in matrix rows and columns have been discussed कि हमने क्या किया कि वेक्टर स्पेस की मदद से कुछ मैट्रिक्स को हमने इंटरेस्टिंग और यूजफुल रिलेशनशिप को उन्हें हमने मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने उनसे डिस्कस किया। फॉर इंस्टेंस इस मिसाल को इमेजिन करें कि आपके पास 2000 रैंडम नंबर है जिनका ऑर्डर क्या बनता है 40/50 यानी इसमें 40 कितारें और अगर 50 कॉलम हो टोटल एंट्रीज ये 5 4 20 यानी 200 पूरी बनती है। मैट्रिक्स ए देन द determining both the maximum number of linear independent columns in A and the maximum number of linearly independent columns in A ट्रांसपोज यानी वो रोज ऑफ A में हो। अब उसने कहा है कि उसके जो बोथ नंबर्स हैं जो कि उसने कहा कि बोथ मैक्सिमम नंबर यानी जो दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट बनते हैं, एक तो कॉलम ए के और दूसरे ए के ट्रांसपोज यानी जो कॉलम थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई है रोज में। तो उसने कहा रिमार्केबल क्या है कि द टू नंबर्स आर द सेम, जब वो सेम हो देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड द रैंक। तो यहाँ पे उसने कहा है कि वो रैंक कहलाती है कि जब उनके नंबर सेम हो। उन्होंने कहा कि टू एक्सप्लेन व्हाई वी नीड टू एग्जामाइन द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द रो ऑफ ए कि हम रो ए को क्यों जो है वो स्पैन करेंगे सबस्पेस में। यहाँ पे क्या है कि उसने कहा द रो स्पेस में क्या है, उसने कहा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो आपके पास m क्रॉस n उसका ऑर्डर हो यानी m की तारें हो और n अगर आपके पास कॉलम्स हो। ईच रो ऑफ a हैज n एंट्रीज के उसमें जो a मैट्रिक्स है उसकी जो n एंट्रीज आपके पास रोज यानी उसने कहा यहाँ पे यहाँ पे ईच रो ऑफ a हर एक की तार a मैट्रिक्स थी हैज n एंट्रीज उसमें वो जो उसने कहा n एंट्रीज से मुराद ये है कि उसकी तादाद फिक्स नहीं है यानी n की जगह पे कोई भी नंबर ऑफ एंट्रीज आ सकती हैं 1 2 3 4 कुछ भी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर बाद में बनेगा यानी वो नंबर नहीं उसने बताया इसलिए उसने n इस्तेमाल किया। दस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द वेक्टर इन r की पावर n, तो आप उसे ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द रो वेक्टर इज कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ a इज डिनोटेड बाय रो ऑफ a। आप उसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं रो a से, ठीक है। उसने कहा ईच रो हैज n एंट्रीज के अगर उसमें हर रो जो है वो अगर उसकी n एंट्रीज हो तो फिर वो r की पावर n में सबस्पेस होगा। सिंस उसने कहा कि इसे ऐसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं विद द कॉलम्स के साथ ऑफ ए का ट्रांसपोज लेके वो कैन आल्सो भी इसे हम उसने कहा कि हम इसे कोल a की पावर t यानी a का ट्रांसपोज भी हम लिख सकते हैं। अब उसने कहा यहाँ पे उसने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ A और उसने जो R1 R2 R3 R4 जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ये कितारें हैं, ठीक है। एक पहली रो आपके पास ये है, दूसरी रो आपके पास ये है और तीसरी रो आपके पास ये बनती है और इसी तरह चौथी रो आपके पास ये बनती है। अब ये उसने कॉमा से सेपरेट किया हुआ इसलिए उसने मैट्रिक्स में नहीं लिखा हुआ बल्कि छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये है छोटी ब्रैकेट्स के अंदर -2 ये वाला है, फिर कॉमा से सेपरेट किया, फिर ये -5, फिर ये 8, फिर ये 0 और फिर ये -17 और कॉमा से सेपरेट करके R1 R2 R3 इट मींस के पहली रो दूसरी रो तीसरी रो चौथी रो, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि R की पावर 5। अब ये R की पावर 5 किधर से आया, ये 5 बेसिकली ऊपर मैं आपको बता के आया था कि n जो है वो आपके पास कॉलम्स होते हैं, चूंकि इसमें 5 कॉलम्स है इसलिए यहाँ पे उसने लिखा और इसमें 4 की तारें हैं उसी हिसाब से r की पावर 5 उसने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आप वी राइट वेक्टर्स हॉरिजॉन्टली हाउएवर दे कुड आल्सो कैन बी रिटन एज कॉलम वेक्टर, आप इन्हें वर्टिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने इसे हॉरिजॉन्टली लिखा है, आप इन्हें वर्टिकली भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि इसी तरह ये R1 है 2 1 और 0 और इसी तरह R2 आपके पास है 3 -1 और 4।
इसी तरह उसने कहा है कि वी कुड यूज द स्पैनिंग सेट थ्योरम टू श्रिंक द स्पैनिंग सेट टू ए बेसिस, और यहाँ पे वो बताएगा कि समटाइम रोज ऑपरेशन, ठीक है, समटाइम रोज ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स विल नॉट गिव अस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, बट रो रिड्यूसिंग जो है वो क्या करता है कि वर्थवाइल करता है, एज द नेक्स्ट थ्योरम शोज, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, उसने कहा है कि बाज़ औक़ात स्पैनिंग काम नहीं करता। स्पैनिंग काम ना करने की वजह आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैट्रिक्स बड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से वहां से हम एग्जैक्ट उनके वैल्यूज नहीं निकाल पाते, तो वहां पे वो फेल हो जाता है। तो उसको हल करने के लिए पहले हम इसे बाय रो रिड्यूसिंग बेशक कर लें, बेशक कॉलम में कर लें, तो एचलन फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या कहा है कि जहाँ पे स्पैनिंग सेट थ्योरम काम नहीं करता, वहां पे फिर हम क्या करेंगे कि हम उसे रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग एचलन फॉर्म या किसी और तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट देन देयर रो स्पेस आर द सेम, कि अगर उनकी जो वैल्यूज हैं ए और बी की वो अगर बराबर हो, और उसने कहा है कि फिर वो आपस में सेम होते हैं, और बी अगर एचलन फॉर्म में हो, द नॉन जीरो ऑफ बी फ्रॉम द बेसिस रो ऑफ ए सब स्पेस एज वेल एज बी। उसने कहा है कि जिस तरह ए में होते हैं रो स्पेस, इसी तरह वो बी में होंगे। इसी तरह उसका एक दूसरा थ्योरम है, दूसरे थ्योरम में फिर आगे दो पार्ट बनते हैं कि अगर ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो तो फिर आपने ये प्रूव करने हैं, ठीक है, कि एक कॉलम वेक्टर ऑफ ए एक जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि कॉलम वेक्टर ऑफ बी जो है वो भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरा है कि a given set of column vector of A forms a basis for the column space of A if and only if the corresponding vector of B जो है वो भी फॉर्म ऑफ A में बनाए और वो कॉलम स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम स्पेस ऑफ A था, तो यहाँ पे कॉलम स्पेस ऑफ B है, ठीक है। ऊपर वेक्टर्स का जिक्र है और नीचे यहाँ पे उसने क्या कहा कि स्पेसिस का दे दिया। यहाँ पे भी वेक्टर ही है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे भी उसने कहा कि फॉर्म ए बेसिस फ्रॉम द फॉर द कॉलम स्पेस के लिए, ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट का है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 क्या है, उसने कहा बेसिस फॉर रो एंड कॉलम स्पेस। अब यहाँ पे उसने कहा फाइंड द बेसिस फॉर द रो एंड कॉलम स्पेस के लिए उसने कहा है कि अगर ए मैट्रिक्स आपके पास ये हो, तो सबसे पहले उसने कहा है कि वी कैन फाइंड ए बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए बाय फाइंडिंग द रो एचलन फॉर्म, कि हम इसके ऊपर बाय रो रिड्यूसिंग एचलन फॉर्म हम इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी रो एचलन फॉर्म में से मुराद है कि हम इस पे रो ऑपरेशन करेंगे और इसे रिड्यूस करेंगे एचलन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, और अगर तो आपने पहले लेक्चर लिए हैं तब आपको पता होगा कि इसे एचलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपने ये वाली एंट्रीज को जीरो बनाना होता है, ठीक है। तो ये वाली एंट्रीज को आपने जीरो बनाने के लिए इनके ऊपर रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन करने में क्या है कि R2 को माइनस करेंगे 2R1 से, इसी तरह R3 को माइनस करेंगे 2R1 से, और इसी तरह R4 में हम प्लस करेंगे R1। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि -2 को मल्टीप्लाई किया R1 से और उसे प्लस कर दिया R2 में, इसी तरह फिर -2 को मल्टीप्लाई किया R1 से, उसे अगेन R3 में प्लस कर दिया, और इसी तरह R1 को प्लस कर दिया R4 में। अब इसे लिख भी सकते हैं कि R4 में आप प्लस करें R1, R3 में प्लस करें -2R1, और R2 पहले लिख के फिर लिख दें -2R1। इट मीन्स के R2 में आप प्लस कर रहे हैं ये वाली चीज, और इसी तरह R3 में और इसी तरह R4 में। तो यहाँ पे अगर आपके पास जीरो बन जाए, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इससे नेक्स्ट जो होता है वो जीरो, यानी यहाँ पे आपके पास 1 है तो यहाँ पे आपने जीरो बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो, इसी तरह यहाँ पे जीरो और एंड तक जीरो बनाना है। फिर यहाँ पे 1 बनना चाहिए था, ठीक है। चूंकि 1 नहीं बना तो इसलिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, और नेक्स्ट में अगर हमारे पास 1 ऑलरेडी मौजूद है फिर हम उसे नहीं बनाएंगे, बल्कि उससे नीचे जो हमारे पास बनना है 001, और फिर 000 के बाद 1 बनना था। चूंकि 1 नहीं बना तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये बेसिकली एक हमारे पास रिड्यूस होके एचलन फॉर्म ही बन गई। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो हमारे पास लीडिंग एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 है, ठीक है। इनकी लीडिंग एंट्री कौन सी होती है, लीडिंग एंट्रीज का भी मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले लेक्चर्स के अंदर, के लीडिंग एंट्री वो होती है कि नॉन जीरो रोज के बाद जैसे ही 1 स्टार्ट होता है
वो लीडिंग एंट्रीज कहलाती हैं। ये एक 1 लीडिंग एंट्री है। इसी तरह यहाँ हमारे पास यहाँ पे 1 बनना था और यहाँ पे हमारे पास ये लीडिंग एंट्री है, ठीक है, 1 होती है और यहाँ पे हमारे पास ये है, नॉन जीरो के बाद हमारे पास जो लीडिंग एंट्री बनती है वो ये है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है, लेकिन इसमें हम इसी में मैं अगर आपको बता दूं कि रैंक क्या होगी, इसकी रैंक हमारे पास बनती है 3 इस मैट्रिक्स की। उसकी वजह क्या है कि ये आखिरी रो हमारे पास जो वो बन जाती है वो सारी जीरो है। इस जीरो वाली रो को छोड़ के बाकी जितनी रोज आपके पास बनती हैं उन्हें काउंट करते हैं। ये हमारे पास 3 बनती हैं रोज, यानी ये अगर सारी की सारी रोज को यहाँ से आप अगर देखें तो हमारे पास वो 3 बनती हैं, यानी 3 कितारें बनती हैं सिर्फ आखिरी कितार को छोड़ के। तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स बनता है और ये उसने R1 R2 और R3 आपके निकाल लिए। तो इसी तरह उसने थ्योरम का सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट भी है, उसने कहा है कि कॉलम 1 कॉलम 3 और कॉलम 5 उसने कहा है कि we can find the set of column vector r that the form में basis कि वो कॉलम्स की फॉर्म में बेसिस ऑफ ए कॉलम ऑफ ए और हमने कॉलम ऑफ वेक्टर ऑफ बी निकालने थे। जो थ्योरम का बी पार्ट उसने बताया हुआ है, उसने कहा कि द करस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर ऑफ ए विल बी फॉर्म ए बेसिस कॉलम वेक्टर स्पेस ऑफ बी। तो उसने कहा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम, वो इसकी वजह क्या है कि उसने कहा है कि इनकी जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है। यहाँ पे लीडिंग एंट्रीज में ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज हैं, ठीक है, ये 1 यानी नॉन जीरो के बाद आपके पास जो 1 बनते हैं, ठीक है। ये बल्कि यहाँ से आप देख लें वो बेहतर रहेगा आपके लिए कि ये आपके पास 1 था, ये 1 था और ये 1 है, यानी नॉन जीरो के बाद आपके पास 1 है। नॉन जीरो यानी जीरोस वैल्यूज के बाद नॉन जीरो जो डिजिट बनता है वो 1 होना चाहिए, ये लीडिंग डिजिट कहलाता है। यानी ये सारी जीरोस वैल्यू थी, जीरो के बाद यहाँ पे 1 आया, ये सारी जीरोस थी, उसके बाद यहाँ पे 1 नहीं आया, इसे छोड़ दिया। उसके बाद तीसरी कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो ये जीरो वाली वैल्यूज के बाद हमारे पास ये 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जीरो वाली के बाद 3 आया, इसे फिर छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास 1 नहीं आया। इसी तरह जीरो के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 आया, तो इसलिए कॉलम 1 यानी कॉलम एक, ये कॉलम हमारे पास ये सारा पहला ये एक कॉलम है, इसी तरह ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है और ये पांचवा कॉलम है और ये छठा कॉलम है। कॉलम बेसिकली क्या होता है, वर्टिकली आप इन्हें जब काउंट करते हैं तो ये एक कॉलम कहलाता है और इसी तरह ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम और ये छठा कॉलम। तो ये आपके पास एक कॉलम है, कॉलम के अंदर बेसिकली कितारें और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो आपके पास रोज होती हैं और जो वर्टिकली होते हैं वो आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं। तो इसमें चूंकि लीडिंग एंट्री इनकी 1 बनी थी इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा उसने यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, और उनकी वैल्यूज वो आपके पास वो ये बनती हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे दोनों थ्योरम प्रूव हो जाते हैं, रोज के हिसाब से भी और फिर रोज के बाद उसने कॉलम्स के हिसाब से कर दी। यहाँ पे आपका ये रोज के हिसाब से हो गया, ये जो उसने कहा फर्स्ट थ्योरम को अगर हम इंप्लाइज करते हैं, और यहाँ पे आपके पास उसका सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल है कि द मैट्रिक्स, उसने कहा R इज इक्वल टू, अगर आपके पास ये हो इन रो एचेलॉन फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करें, अब यहाँ पे आपके पास फिर ये जीरोज हैं, इन्हें छोड़ के R1 R2 और R3 और इनकी लीडिंग एंट्रीज आपके पास 1 है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपके पास क्या है कि एक रिड्यूस इन एचेलॉन फॉर्म में, तो यहाँ से उसने उसके कॉलम्स निकाले हैं उसके हिसाब से, लीडिंग एंट्रीज के हिसाब से। उसके बाद है बेसिस ऑफ ए वेक्टर ऑफ यूजिंग रो ऑपरेशन के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास वेक्टर ये दिए हो, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर और ये चौथा वेक्टर अगर ये हो, इसे आप अगर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, यानी ये R1 हो गया आपके पास, R2 हो गया, R3 हो गया और ये R4 हो गया, ठीक है। तो ये वाली 2 6 1 8 8 और 6, 2 6 18 8 और ये 6, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह बाकी एंट्रीज लिखी। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे 0 बनाना होता है, ठीक है। जब आप इसे 0 बनाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पे 1 बनाना होता है, क्योंकि इसमें इससे पहले वाले में ऑटोमेटिकली 0 बन गया था इसलिए आपने उसे नहीं बनाया था, और बाकी फिर उससे नेक्स्ट जो है 0 1, 0 के बाद 0 0 1 बनता है। बेसिकली आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर यहाँ पे 1 बनने के बाद चूंकि 0 0 1 आना चाहिए था तो यहाँ पे हम 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 बन गया। ये बेसिक मैं इसलिए नहीं अब पढ़ा रहा थोड़ा क्योंकि आप इससे पहले लेक्चर में ये
बार बार पढ़ के आए हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे उसने R3 और 4 का मतलब है कि R3 और R4 का इंटरचेंज किया। उसके बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनता है और हल करने के दौरान आपके पास आखिरी मैट्रिक्स जो है वो 0 बन गया। लिहाजा आपके पास रोज के हिसाब से R1 R2 और R3 ये बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह रो मैट्रिक्स के हिसाब से उसने कहा है कि आप ट्रांसपोज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फाइंड ए का ट्रांसपोज। और बाद में चूंकि वो अगेन अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं या कॉलम्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं या हमने उसे रोज के बराबर करना होता है, तो उसे हम पहली वाली फॉर्म में यानी अगेन अगर कॉलम्स में आंसर आ रहा है तो हम उसे उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे अगर सवाल रोज में था, ठीक है। यानी सवाल में अपनी आसानी के लिए हम ट्रांसपोज लेंगे और फिर जब जवाब आएगा फिर उसका अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो पहली वाली चीज में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमारे सवाल के ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये सारा कुछ करते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा है कि वी फाइंड ए का ट्रांसपोज, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें देन वी विल यूज द मेथड फॉर एग्जांपल 2। दूसरे एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल नंबर 2 के लिए उसने कहा हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड ए बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज के लिए देन वी विल ट्रांसपोज अगेन। यहाँ पे वो चीज बता रहा है कि आप अगेन ट्रांसपोज लेंगे कि हम उसे कन्वर्ट कॉलम वेक्टर बैक टू द रोज वेक्टर, के कॉलम्स को अगेन रोज में आप कन्वर्ट कर लोगे। अब कैसे लेते हैं रोज, ये आपके पास ना ये रोज थी, ठीक है। अगर आप ये देखें कि आपके पास ये एक रोज थी, ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया। ए का ट्रांसपोज का मुराद है कि यहाँ भी छोटा सा टी और यहाँ पे भी ट्रांसपोज लगाते हैं। जब ट्रांसपोज लगाते हैं तब उसके बाद जब लेते हैं इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लगा रहेगा और यहाँ से हम हटा देंगे और जो कॉलम है उन्हें रोज में या रोज को हम कॉलम्स में बदल देते हैं। पहली एंट्री इसी तरह रहेगी और बाकी -2 0 0 3 वो इसकी रोज में आ जाएंगे। तो इसकी ये वो सॉरी रो में था तो ये कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी जो रो है इसे भी हम 2 यहाँ पे और बाकी उससे नीचे हम लिखेंगे। इसी तरह फिर तीसरी का 0 यहाँ पे और फिर बाकी उसके नीचे हम लिखेंगे, यानी रोज को आपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसे आपने हल करना है। 1 के नीचे यहाँ पे 0 बनाना है, R2 में प्लस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को, ठीक है। इसी तरह -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे R1 से और उसे R5 में प्लस कर देंगे और वो आपके पास ये चीज बनेगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 रोज जीरोज हो गई हैं। अब जितनी रोज जीरोज हो गई हैं आपने उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि टू फाइंड उसने कहा है द फर्स्ट सेकंड एंड द फोर्थ कॉलम कंटेन्स लीडिंग फर्स्ट यानी वंस रखते हैं। सो द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ ए ट्रांसफर द बेसिस उसकी जो बनती है वो ये बनती है कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 4। चूंकि इनकी लीडिंग जो डिजिट बनते हैं ना यानी वो ये हमारे पास 1 वाले हैं, पहला दूसरा और इसमें हमारे पास चौथा नंबर है, यानी कॉलम जो है वो पहला दूसरा और चौथा बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉलम्स तक, लेकिन हमने क्या किया था कि अपनी आसानी के लिए हमने ट्रांसपोज लिए थे। तो अब उसने कहा कि हम इसे पहले वाली के मुकाबले का यानी पहले वाले के बराबर सिमिलर करने के लिए आंसर को तो हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, इन कॉलम्स को हम कितारों में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रोज में कन्वर्ट हुए हुए हैं। ये जो ऊपर आपको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 नजर आ रहे हैं ये इन्हें आपने अगेन रोज में कन्वर्ट कर देना ताकि ये पहले वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसने यहाँ पे ये बताया हुआ है, उसने कहा था फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ वन सीक्वेंस ऑफ रोज ऑपरेशन ऑफ ए लीड्स द बेस फॉर द 3 स्पेसिस आर रो ए कॉल ए एंड नल ए। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एग्जांपल आप देखेंगे कि किस तरह एक सिंगल जो है वो बेस किस तरह इन तीन को डील करती है। अब उसने कहा कि रो स्पेस में जो उसने कहा फॉर द रो स्पेस के लिए, कॉलम स्पेस के लिए और नल स्पेस के लिए। तो ये आपने देखना है, नल स्पेस का कांसेप्ट थोड़ा सा पढ़ना है, आगे नलिटी आएगा वो पढ़ा दूंगा। कॉलम स्पेस रो स्पेस इससे पहले पढ़ के हैं। कॉलम स्पेस में क्या होता है कि आप उसे कॉलम्स के हिसाब से डील करते हैं। जैसे रो स्पेस में आपने रोज के साथ डील करते हैं ना, इससे पहले जो हम मैट्रिसेस को पढ़ गए थे उसमें R1 माइनस R2 या R3 माइनस R4। इसी तरह जब कॉलम स्पेस आता है फिर आपने कॉलम 2 को माइनस करना होता है कॉलम 1 में से, कॉलम 3 को माइनस करना होता है कॉलम 2 में से, या कोई भी मैट्रिक्स के हिसाब से आपने उसे आइडेंटिटी बनाना होता है,
तो कॉलम्स के हिसाब से आप उसे डील करोगे। रोज के हिसाब से जब आता है तो ये सारे जितने हम ऊपर करके हैं सवाल की रोज के हिसाब से है, ठीक है। ये हम रोज के ऊपर ही ऑपरेशन कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, ये R1 R2 R3 R4 ये कितारें ही हैं। इसी तरह वहां पे आएगा कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। और इसी तरह फिर नल स्पेस है। नल स्पेस में नल स्पेस का आपने कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ना है कि ये जीरोस को जाहिर करता है, यानी कोई अगर नंबर जीरो के बराबर हो तो वो एक आपके पास जीरोस एंट्रीज को ही जाहिर करता है, लेकिन नल और नलिटी में फर्क होता है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज समटाइम्स कॉल्ड, उसने कहा कि नलिटी कहलाती है, और यहाँ पे ही आपने नल स्पेस का भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें फर्क होता है डायमेंशन के हिसाब से नल स्पेस में भी। तो नलिटी का एक फार्मूला मैं आपको दिखाऊंगा एक पिक्चर की फॉर्म में, तो वहां से आपको नलिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। उसके बाद है हमारे पास ये इस एग्जांपल को करेंगे और साथ में फिर मैं आपको नलिटी के बारे में भी बता दूंगा कि नलिटी होती क्या और रैंक क्या होती है। रैंक चूंकि मैं आपको पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपके पास रैंक होती है, यानी जो जीरोज नहीं है, जीरो को छोड़ के, यानी वो सारी रोज जो जीरो वाली हैं उन्हें छोड़ के जो आपके पास बचती हैं वो आपके पास रैंक कहलाती है। अब जैसे कि इसे आप हल करेंगे, हल करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है उसे 1 बनाना होता है। अगर वो 1 ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 5 होता तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देते, तो ये 1 बन जाना था। पूरी रो को या पूरे कॉलम को आपने 5 से डिवाइड कर देना था, यानी अगर कोई भी नंबर होता आपने उसे 1 बनाना था, बेशक आप उसे रोज को इंटरचेंज कर लो। जैसे ऊपर एक हाईलाइट किया था मैंने कि R3 और 4 है, यानी R3 और R4 को इंटरचेंज किया था। अब यहाँ पे क्या है कि -1 से उसने कहा मल्टीप्लाई किया और ये +1 हो गया। अब इसके नीचे उसने 0 बनाने हैं। 0 बनाने के लिए क्या किया उसने, R2 को माइनस करेगा 3R1 से, इसी तरह इसे 2R1 से, और फिर R4 यानी 4 से मल्टीप्लाई करके इसे सम करेगा और ये जीरोस बन गए। फिर यहाँ पे 1 बनाना होगा, यहाँ पे फिर बेशक आप वही काम करें कि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं R2 को, फिर उसे R3 और R4 में प्लस करें और उससे नीचे 0 बनाएं। बेसिकली वही करना है आपने कि लीडिंग एंट्रीज को 1 बनाना है, और बाकी ये जो आपके पास ये 2 रोज आपके पास जो बनी है ये आपके पास जीरोज हो गई हैं। अब इसकी जो नॉन जीरोज हैं, यानी जिनमें सिफर नहीं है, सिफर नहीं है से मुराद ये नहीं कि ये सिफर आ गया तो इसे छोड़ देना, सिफर नहीं है से मुराद है कि ये सारी रो या ये सारा कॉलम, यानी ठीक है ये सारी रो जो है ये आपके पास जीरो ना हो। जैसे कि ये नीचे वाली 2 आपको रोज नजर आ रही हैं वो सारी सिफर है, इन्हें छोड़ के, सारी सिफर वाली को छोड़ के जितनी नॉन जीरो हैं, एक ये है और एक ये है, 2 आपके पास है सिर्फ नॉन जीरो, ये रैंक कहलाती है। अब नीचे उसने कहा जी इस इक्वेशन को उसने हल किया, x1 x2 x3 x4 x5 x6 या जितनी भी ये बनते हैं इसमें कॉलम्स, या हाँ कॉलम्स के हिसाब से ये। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ये आपके पास बनते हैं जी, लेट से x3 आपके पास उसने कहा अगर r हो, x4 अगर s हो, अगर x5 आपके पास t हो, और ये अगर u हो। अपने पास है उसने कोई भी आर्बिट्रेरी कह लें कि अपने पास है उसने रियल नंबर एक किस्म के रख लिए, अज्यूम किए उसने। अब यहाँ पे ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x3 होता है, ये x4 होता है, ये x5 होता है और ये x6 होता है। यहाँ पे उसने अज्यूम कर लिए हैं। अब अज्यूम करने से उसने क्या किया कि x1 - 4x3 ये यहाँ से है जी हमारे पास x1। अब x2 नहीं है हमारे पास, 0x2 है, -4x3 -28 x4, ठीक है। इसी तरह ये सारी रख के 0 के बराबर रखी है। इसी तरह x2 और ये सारी बनती हैं, इसमें x1 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हमारे पास x1 जो है वो 0 है, इसे छोड़ दिया। इसी तरह x2 और फिर ये x3 फिर x4 x5, इसी तरह बाकी हमारे पास ना x3 था, ना x4 था, ना x5 था, ना x6 था। अगर ये जीरोज रखते तो इसमें जो पहले वाली वैल्यूज हैं वो भी हमारे पास जीरोज हो जानी थी, तो हमारे पास वो x1 और x2 की वैल्यूज भी 0 आ जानी थी, जबकि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर उनकी कोई ना कोई वैल्यूज दी हुई हैं। तो उसने इन्हें इक्विवेलेंट किया है कि वो ये इन वैल्यूज के अगर बराबर हो, जहां पे x3 आएगा वहां पे हम उस कॉलम में सॉरी उस रो में 1 लिखेंगे, बाकी उसकी एंट्रीज की जगह पे 0 रखेंगे। इसी तरह जब जहां पे x4 आएगा वहां पे हमने इस मैट्रिक्स में 1 रखना है और बाकी जगह पे 0 आएगा। इसी तरह t की जगह पे यहाँ पे रखा और u की जगह पे यहाँ पे रखा।
तो ये हमारे पास क्या बने कि ये हमारे पास ये चीज आ गई। उसके बाद उसने कहा है कि नलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 4। अब ये नलिटी कैसे a इज इक्वल टू 4 आ गई है? नलिटी बराबर नलिटी के लिए बल्कि आप ये एक पिक्चर देखें, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास एक कॉलम हो, ठीक है, उसने कहा है, और उसे डिनोट अगर किया जाए a1 a2 a3 एंड a4 एंड a5, ठीक है, a1 a2 a3 a4 एंड a5, तो यहाँ पे अगर आप देखें उसने कहा रैंक जो है वो 3 बनती है, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 और ये 3 बनती है, चौथी आपके पास जीरोज है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ बी के जो आपके पास नॉन जीरो रोज बनती है वो रैंक कहलाती है। और नलिटी का फार्मूला आप ये ज़हन में रखें कि वो n माइनस रैंक ऑफ ए, n बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इसके 5 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। 5 कॉलम्स में से रैंक को माइनस करें तो वो आपके पास नलिटी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बनती है। इस तरह उसने कहा है कि जी हमारे पास ये 6 कॉलम थे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और ये 6 कॉलम, और यहाँ पे उसने कहा कि हैज 6 कॉलम्स। अब जो कि 6 कॉलम थे तो यहाँ पे उसने कहा रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी इज इक्वल टू एन के होता है। तो जो चीज आपने मालूम करनी वो आप मालूम कर सकते हैं। 6 आपके पास कॉलम्स थे, ठीक है, और 4 आपके पास रैंक थी और 2 आपके पास जो माइनस करने से आया यानी नलिटी आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद इस तरह नलिटी और रैंक मालूम करनी है तो सेम सिंपल रिड्यूस एचलन फॉर्म करना है। उसके बाद फिर बाकी को अपने हिसाब से आपने अज्यूम कर लेना है, एक्स वाई जी या ए बी सी या पी क्यू आर एस टी कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, और उसे आपने हल कर लेना है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 25। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।